अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध असेंबली के 3 हलकों की हल्काबंदियों के खिलाफ दायर की गई दरखास्त निपटाते हुए मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा है और आम इंतखाबात से पहले तमाम मामलात हल करने की हिदायत भी की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने सिंध असेंबली के हलकों PS 7, 8 और 9 की हल्काबंदियों के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए, जिस पर चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए ये कहा कि यानी अभी इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हल्काबंदियां मफाद आमा का मामला है, इसी बिना पर मुतअद्दिद बार ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियां शफाफ तरीक़े कार से करे। यहाँ इस बात को याद रखना भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता साल से इंतखाबी हल्काबंदियों के हवाले से वाज़ेह कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। गुज़िश्ता साल 7 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी की मशहूर ज़माना रूलिंग के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को रूस्ट्रम पर बुलाया और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इस्तिफसार किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हदबंदी करनी है, लिहाजा हमें 6 से 7 माह चाहिए। जबकि उसी रोज ये खबर भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन के इनेकाद के लिए मजीद 90 दिन दरकार हैं। यानी साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने 7 माह मांगे थे। ये गुज़िश्ता साल अप्रैल की बात है। इलेक्शन कमीशन की इन यकीन दहानियों को सामने रखा जाए तो इसका मतलब था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी के लिए गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक का वक्त मांग रहा था। अब मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों के लिए कितना वक्त लेगा, इस बारे में भी इलेक्शन कमीशन के DG लॉ के हालिया रवैये से वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को शायद अभी खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं। आज इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, बेनतीजा रहा। यानी नई हल्काबंदियों पर इलेक्शन होगा या पुरानी पर कोई फैसला ना हो सका, मगर यह तय किया गया है कि मुशावरत जारी रखी जाएगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि इस मुशावरत को क्या कुछ दरकार है, कब तक फैसला होगा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और मुनीब फारूक साहब। चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। आज भी हल्काबंदियों पर कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को लेकर कब तक कंधे उचकाता रहेगा? जैगम खान साहब, कितना वक्त दरकार रहेगा इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन को समझने के लिए, जो इसी मामले के लिए मौजूद एक इदारा है? इलेक्शन कमीशन को इस वक्त सबसे पहले जो बात सोचने और समझने की ज़रूरत है और फैसला करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त एक फ़ैसला कुन वक्त में जब उसके ऊपर ये बोझ आकर पड़ा है तो क्या वो आइन के मुताबिक आगे चलना चाहता है या वो PDM के सियासी खेल का हिस्सा बनना चाहता है। देखिए, PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो एक वारदात की है उसकी वजह से सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पे आ पड़ा है। उन्होंने क्या किया, मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी पेश करके मंजूर करा ली। अब आइन का एक आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि अगर मरदमशुमारी का नतीजा ऐलान कर दिया जाए उसका, तो फिर हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी। ये एक आर्टिकल कहता है। लेकिन उसी आइन का एक दूसरा आर्टिकल जो 224(1) है वो ये कहता है कि जैसे हालात में वक्त से पहले असम्बली ख़त्म की जाए तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब ये तज़ाद है जो उन्होंने जाते जाते पैदा किया है और जाने से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी तारीख देने का कुल्ली अख्तियार दे दिया बगैर किसी कंसल्टेशन के। अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है कि वो किस आर्टिकल को फौकियत देता है। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह है, आर्टिकल 224 इस वक्त ज़्यादा अहम है। उसमें एक बात यह है, अब इस पर मुनीब साहब मज़ीद भी हमें रहनुमाई कर सकते हैं, जितना मैंने पढ़ा है जो आर्टिकल 51(5) है वो सूबाई और जो हमारा मरकज़ी इस्लामाबाद की टेरिटरी है उसमें सीटों की एलोकेशन के बारे में। लेकिन एक आइनी मसला है, उसका एक हल ये भी हो सकता है
कि इलेक्शन कमीशन खुद से सुप्रीम कोर्ट में जाए और ये कहे कि आप तशरीह कीजिए कि ये हमारे पास मामला है। आइन का एक आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन का दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि मरदमशुमारी का नतीजा आ जाए, तो पहले ये काम करो। अब इलेक्शन कमीशन कौन सा रास्ता लेगा? मगर जैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, मुनीब साहब को भी लूंगी। सीट एलोकेशन की जब बात की जाए तो सीट्स तो अब शायद ज्यादा ना कम ना हो सके, असेंबलियां मौजूद नहीं हैं। इन्हीं हलकों के अंदर हलके आगे पीछे होने तक का मामला अगर समझ में आए तो फिर भी ये ऑप्शन मौजूद रहेगी, मतलब इस देखिए, जो मेरी फहम है जी, जो नई मरदमशुमारी आई है उसमें सूबों की सीट्स चेंज नहीं हो रही। जब सूबों की सीट्स चेंज नहीं हो रही तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 51(5) जो है उसकी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाज़े तौर पर इस एलोकेशन की बात करता है। सूबों के अंदर जो एलोकेशन है वो इस आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सूबों के अंदर आप हलकों को एडजस्ट करने के लिए इलेक्शन को 4 महीने आगे ले जाएं, क्योंकि इलेक्शन बहरहाल अवाम के हक के हकमियत का मसला है, लोगों की सॉवरेनिटी का मसला है, और वो एक बुनियादी मसला है, जमहूरियत का मसला है। उसको किसी बहाने से आप अवाम से उनका हक के हकमियत नहीं छीन सकते। इनडेफिनेटली एक गैर मुंतखब हुकूमत उन पे मुसल्लत नहीं कर सकते। तो मैं रज़ा रब्बानी साहब ने जो कहा उसके साथ हूँ, और जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मुझे ख़तरा ये लगता है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तरह ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाएगी ना आइन की सुनी जाएगी, और ये जो खतरे की बात की चल रहा है जी, ठीक है, और ये जो खेल चल रहा है ये चलेगा। खेल की और खतरे की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चैलेंज कर दिया है नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के फैसले को। रज़ा रब्बानी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाया है, आर्टिकल 224 का ही हवाला दिया है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, और क्या वाकई ये खामोशी गैर आईनी है? ये आप कह रहे हैं कि वो गैर आईनी है, मैं तो नहीं मानता। सवाल कर रही हूँ, मैं तो नहीं मानता ना। ठीक है, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के ने करना या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना। ये बड़ी अच्छी राय इन्होंने दी है कि अगर कन्फ्यूजन है 224 51(1) में, तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में तशरीह के लिए जाना चाहिए। वेरी गुड सजेशन। ये सजेशन में कोई जान तो मुझे नज़र आती है, और जमहूरी अमल को आगे ले जाने की ख्वाहिश भी नज़र आती है। तनकीद के अलावा, तनकीद करना हक़ है हमारा, जमहूरियत नाम यही है कि हम तनकीद करें। और साफ़ और शफाफ इलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आज तक मुझे साफ़ और शफाफ की डेफिनेशन पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी नहीं बता सका। हर आदमी की साफ़ और शफाफ इलेक्शन की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, और ये कहना कि एक सियासी पार्टी का खेल है, मसलन अगर मुश्तरका मफाद, उन्होंने पीडीएम बोला है, जमात का नाम नहीं लिया। तस्हीह कर दूं ना, आप कोट कर रहे हो। जी, हम एक जमात नहीं, जमातों के एक मजमूए का नाम लिया है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं। उन्होंने एक आईनी मौक़िफ़ अख्तियार किया है जिसको ये कहा गया है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल से इजाज़त ली गई। अगर आप मुश्तरका मफादात की कौंसल के फ़ैसले को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं और हम जमहूरियत की बात भी करें तो ये बात भी देखनी पड़ेगी, क्या मुश्तरका मफादात की कौंसल के फ़ैसले जमहूरी हैं और गैर जमहूरी हैं। इसका फ़ैसला अगर हमने पॉलिटिकल लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर करना है तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। सर, मैं आप जब बात कर रहे हैं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट बार की बात कर रही हूँ। बार एक लीगल काम, भाई मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार की भी बात आ जाएगी। सर मैं उसी में कह रही हूँ, जो आप सीसीआई जिसकी बात कर रहे हैं वो उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। वो उसमें ये कहते हैं कि निगरान वुज़राए आला दो बैठे, जिस बायस ये गैर आईनी हो गया। एक बात सुनिएगा, कौन किससे बड़ा नहीं है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट। मैं तो आपके साथ हूँ इस मामले में, ठीक हो गया। मैंने तो आपका इतना अच्छा नुक्ता ले लिया, खरीद लिया, बाई कर लिया, मैं उस पर कन्विंस हो गया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर बिला वजह की एक बहस चले जिसका आवाम से कोई तल्लुक नहीं है, न गुर्बत के खात्मे से कोई तल्लुक है, न महंगाई से कोई तल्लुक है, न गवर्नेंस को बेहतर करने से कोई तल्लुक है। पर ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि अब इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, हम आज ही जजमेंट दे रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन कमीशन भागेगा। नहीं कहा, वेरी गुड, नहीं भागे। मैंने ये कहा है कि बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। जब इलेक्शन कमीशन भाग ही नहीं रहा, एक्शन लेंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, ये ऐसा, जब इलेक्शन कमीशन भाग ही नहीं रहा तो ये डिबेट फिर हम इंतज़ार करें ना, जब इलेक्शन कमीशन भाग जाएगा तो फिर हम बात भी कर लेंगे।
मैंने कल फिर भी क्या फायदा? मैंने कल भी एक बात कही है, क्योंकि मैं आज सुप्रीम भी कोर्ट ने पूछा मैं इलेक्शन कमीशन से आप कब करवा रहे हैं, जी, उनके वो- पास जवाब तो नहीं वो है। एक जो आदमी पिछले को 7 किसी महीने ऐसे कहते केस थे में उनको आज नहीं पता कि नहीं इलेक्शन भाई, उन्होंने नई हल्काबंदी पे कराना और है या भाई पुरानी पे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं कि मैं किसी और केस में पेश हूं और मुझसे कोई और सवाल करे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सर, हल्काबंदियों के मामले भी और पेश मैं हुए तैयार हैं। भी नहीं हूं उस केस के में। केस आप कर रहे हैं शिकारपुर के मामले में या सिंध की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की पेंडिंग केसेस के बारे में, और इस किस्म के सवाल करके तवक्को करें कि एक जो वकील है वो तैयारी करके गया। आई एम वेरी सॉरी। ठीक। देखिए जी, मैं बड़ा क्लियर हूं। हाँ। मैं आइन और कानून में यकीन रखने वाला शख्स हूँ। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के आइन के तहत बनने वाले कवानीन के तहत जो फैसला भी होगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम होगा। ठीक है। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई तशरीह करनी पड़ी तो उसको भी मैं तस्लीम करने को तैयार हूँ। ठीक है दैट जी। इज माई पॉइंट। चलें शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। चीफ जस्टिस के रोस्ट्रम पर खड़े होकर इलेक्शन कमीशन 7 माह की कमिटमेंट देता है। सदर को खत लिखकर अक्टूबर 2022 में इंतखाबात की तैयार हैं हम, उस वक्त तहरीरी जवाब देते हैं। 16 माह की सियासी बेयकीनी या इलेक्शन कमीशन की अपनी तसाहुल पसंदी, जिम्मेदार कौन है कि अगर आज भी इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं कि उन्होंने कब कैसे इलेक्शन की तरफ जाना है? अच्छा, एक तो ये चूंकि इसका मफरूज़े पे मबनी है इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इसका जवाब देते हुए, लेकिन आपका बुनियादी सवाल इसके अंदर जो है वो ये है कि कंधे कब तक उचकाता रहेगा इलेक्शन कमीशन, ये सवाल है। तो मेरा उसका जवाब ये है कि जनवरी से ये इलेक्शन कमीशन कंधे उचका रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, आइन भी था, सब कुछ था, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कंधे उचका रहा था, उचका रहा है। कब तक उचकाएगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ओपन क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, क्या इसका मैं ये मतलब समझूं कि हम किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में, वक्त में, टाइम में जी रहे हैं? यानी है भी और नहीं भी। आइन की जो शिक हमें पसंद आए वो हम रख लें, जो ना पसंद आए उसको छोड़ दें या उससे एतराज बरतें। ये भी कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है मुझे, या बल्कि ये तो इफेक्टिव भी नजर आ रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तीसरी बात, आपका जो कि सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, उसके चंद मार्कर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म तो बन गए, इनकी जब काबीना बनती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मुआशी टीम के अंदर कौन कौन शामिल है, किस तरह के लोग शामिल हैं, कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। उससे ये पता लगेगा कि इस निगरान हुकूमत का जो मियाद है वो क्या आइन से ऊपर चली जाएगी, ज्यादा चली जाएगी, या क्या होगा। दूसरा, कुछ मजबूरियां भी हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम कल बताया था, कल हमने इस पर बात की थी। मैंने कहा था कि 10 मार्च को रमजान शुरू हो रहा है, वो कि रमजान में भी किया जा सकते हैं वोट, तो कोई बात नहीं, हो सकते हैं, लेकिन 10 फरवरी और 10 मार्च के बीच का जो पीरियड है इसके अंदर पॉसिबिलिटी, पहला मार्कर उसको देखना पड़ेगा। अगर हम उसको मिस कर जाते हैं तो फिर IMF का प्रोग्राम जिस पे हम अभी हैं ये जून में खत्म हो जाएगा। उस वक्त हमें एक नया प्रोग्राम चाहिए होगा IMF का, उसके बगैर हम दोबारा से डिफॉल्ट की तरफ चल पड़ेंगे अगर हमने वो ना किया। वो कौन करेगा? IMF को किस तरह की हुकूमत पसंद होगी? जब मैं ये देखता हूं, और मैं साथ ही ये देखता हूं कि इस तरह की रिकग्निशन जिस तरीके से दुनिया की हुकूमतों से, UAE हो, अमेरिका हो, बाकी हुकूमतों से इस निगरान हुकूमत को मिल रही है, किसी और निगरान हुकूमत को आज तक इतनी रिकग्निशन या इतनी मदद या इतनी सपोर्ट नहीं नजर आई। और शायद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा दुनिया के अंदर। और अगर ऐसा काम होता है और ये मुआशी टीम जो है ये थोड़ा सा अपना कोई रास्ता आहिस्ता आहिस्ता अगर मजबूत बनती है और ये एक रास्ता बनाना शुरू कर देती है, तो फिर हम उस पीरियड में आ जाएंगे जहां पर हम ये कहेंगे कि क्या जो हमारी आइनी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा सियासी माहौल है, जो हमारा मैंडेटेड पीरियड है, वो ज़्यादा अहम है या मुआशी इस्तेकाम या इस्तेकाम माशरे के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये शायद वहाँ पे जाके इस किस्म की बहस एक तरफ जन्म लेगी। क्योंकि आपका सवाल मफरूज़ों पे है, इससे मैं बहुत सारे मार्कर्स छोड़ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मे भी डिटर्मिन करेंगी कि हम असल में किस रास्ते पे चलते हैं। दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो आइनी रास्ता है, जो बेहतर रास्ता है, वो आइनी रास्ता है और उसी को लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, जिस किस्म के मामलात चल रहे हैं पिछले जनवरी से लेके अब तक, आगे कुछ भी हो सकता। मतलब मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि मफरूज़ों पे होना ही नहीं चाहिए। जैसी हुकूमत गई हमें पता होता कि इतने दिन में हल्का बंदी होगी, अगर CCI प्रूव कर रही है, और इतने दिन बाद इलेक्शन होगा। ये मार्कर्स तो शहजाद साहब तभी जन्म लेते हैं जब सब कुछ एक इस सिचुएशन में हो कि हम कह ना पाएं किसी तयक्कुन के साथ कब क्या होगा। मुनीब साहब आपकी तरफ आएंगे। जो गुफ्तगू हुई इसमें कुछ आइन के हवाले भी दिए गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से 184(3) के नीचे दरखास्त दायर कर दी गई है कि नई मरदमशुमारी की आड़ में इंतखाबात के इल्तवा का जवाज तराशा जा रहा है।
क्या 16 सितंबर तक इंतखाबात के मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला जो सारा मामला है, एक तो ये है कि या तो वो को हवा में लटकती हुई चीज़ होती तो फिर तो चले बात थी, वो एक आइनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, आप उसमें तो कोई इबाहम नहीं है। या तो हो ना कि वो गवर्नमेंं के प्रेरोगेटिव के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने कोई बॉडी बना दी हो जिसकी कोई इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है। आप आर्टिकल 153 पढ़ लें, आर्टिकल 154 पढ़ेंगे तो वो उसकी पूरी फॉर्मेशन देता है और कि कैसे कैसे डिसीजन लेना है। और इवन अगर CCI के डिसीजन से एग्री नहीं करती तो पार्लियामेंट उसे अनडू कर सकती है, और जो पार्लियामेंट का फैसला होगा एट द एंड ऑफ द डे वो इट शैल प्रिवेल। कतई कलामी की माजरत, इसी के अंदर इस नुक्ते की जरा थोड़ा सा इसको तरदीद तस्दीक दोनों कर दें। आइन के नीचे जो बार की दरखास्त है वो ये कहती है कि इसमें निगरान KP और पंजाब के वज़राए आला थे, इस बायस CCI की जो तश्कील है वो आइनी नहीं। ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त का है? देखिए, आप आर्टिकल 153 को देखें तो उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि निगरान इलेक्टेड या अनइलेक्टेड। दुरुस्त, ठीक है। जब आप आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपको फिर फ्रेमर्स को ज़हन में रखना पड़ता है ना कि वो क्या कह रहे थे। इलेक्टेड अनइलेक्टेड उन्होंने नहीं लिखा, फुली फंक्शनल या केयर टेकर उन्होंने नहीं लिखा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया है। अब बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग तमाम आए हैं ना। वफाक के अंदर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब के अंदर एक निगरान वज़ीर आला है, KP में है, बलोचिस्तान और सिंध में आ जाएंगे, तो ये बाय वर्च्यू ऑफ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आएंगे। तो इस कानूनी नुक्ते में दाम नहीं है। तो मेरा ख्याल है हाँ, अगर आप कान को पकड़ के घसीटना चाहें किसी को तो आप 100 चीजें कर सकते हैं। फिर तो आप हर जो डेवलपमेंट हो रही है पंजाब के अंदर और बहुत सी चीजें हो रही हैं, फिर तो आप वो भी कह सकते हैं कि नहीं जी ये काम भी केयरटेकर गवर्नमेंट का नहीं है, ये कैसे कर लिया आपने, ये कैसे आप तो बाउंड हैं सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, आपकी तो अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड। अच्छा चले, फिर पिछले कुछ 16-18 महीने भी शहजाद साहब ने एक कमेंट दिया कि हालात ऐसे चल रहे हैं कि आइन की जो शिक पसंद हो जिस वक्त जिसके हाथ में वो उसको बाय कर लेता है। दूसरी यहाँ पर एक हवाला हुआ 51(5) का कि मरदमशुमारी अगर अनाउंस हो जाए तो फिर हल्का बंदी के बाद, और एक हवाला हुआ 224(1) का। इट डिपेंड्स। ज़ैगम साहब का पॉइंट था कि इलेक्शन कमीशन आइन की किस शिक को उठाता है। इफ्तिखार साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर बता दे कि किसको उठाना है। क्या लगता है कहाँ पर जाएगा मामला? खूबसूरत बात किसी ने कही कि रूल्स आर रूल्स अनलेस दे अप्लाई टू यू, कि जब तक कानून होता है, कवायद होते हैं, जब तक वो आप पर अप्लाई नहीं होते। तो ये बात मैं शहजाद साहब की एग्री करता हूँ कि हम चेरी पिकिंग करते हैं और हम मुराद ये है कि हम मनहसुल कौम हम ये करते हैं कि ये चीज़ हमें सूट करती है तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, जहाँ पर हमें तोड़ना मोड़ना होता है वहाँ पर अब चीज़ें तोड़ मोड़ भी लेते हैं। लेकिन इस सारी बहस से देखिए आज हम किस चीज़ के गिर्द बहस कर रहे हैं। बहस हम ये कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए उसूली तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर आप जो बहुत मैं समझता हूँ कि ओवरलुक हुई है चीज़, वो मैं आज ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अगर आप आइन का आर्टिकल 48, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं जितने भी हम मोबाइल बैठे हुए हैं, अगर सारे खोल लें और 48(5) को पढ़ें, उसमें तो ये लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ और ये बड़ी क्लियर बात है। उसमें ये लिखी हुई है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली, यानी कि आज अब तो वो 58(2) भी वो वाला तो नहीं रहा ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी कि डिसॉल्व कर दें और प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली को, अब इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, ये आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ही शैल appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for holding of general elections of the assembly and appoint a caretaker in accordance with article 224 और 224A। caretaker बन गई, ये प्रेसिडेंट ने डेट देनी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसने डेट देनी है। ये कोई कानून साजी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरे कानून साजी ये हुई है, इख्तियार दे दिया। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, कानून साजी इलेक्शन एक्ट का 57-58 था जिसके अंदर जिससे सारा मसला बना पंजाब और KP के इलेक्शन के ऊपर। तो अमेंडमेंट करके कहा गया कि जी अब कोई अथॉरिटी नहीं है, सदर के पास खत्म कर दिया गया और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन किसी जो आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उससे आप आइन के आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकते। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। फिर व्हाट विल प्रिवेल? कॉन्स्टिट्यूशन सदर को देनी चाहिए थी, क्या तारीफ? देनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए। जी ज़ैगम साहब कहिए। एक मनीब साहब सवाल यहाँ पे ये है कि इलेक्शन एक्ट में अगर इलेक्शन कमीशन डेट दे रहा है जी, तो प्रोक्लेम तो वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा ना। जो भी फैसला होता है फेडरेशन का
जो भी फैसला होता है स्टेट का, वो तो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट प्रोक्लेम होता है ना। तो आप फिर भी समझते हैं कि इनके दरमियान में कंट्राडिक्शन है? नहीं, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। उसमें मैं अर्ज करता हूँ कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये जो हुकूमत ने किया पिछले कुछ अरसे में, वो ये किया क्योंकि जब इख्तलाफ पैदा हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाले इलेक्शंस के ऊपर, जो सारी एक पूरा मामला चला, 14 मई का ऑर्डर आज भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया कि नहीं, सदर ये डिसीजन दे सकता है और डेट दे सकता है। सेक्शन 58 में कहा गया था कि जो अरेंजमेंट है ऑफ द पोलिंग डे या स्कीम जो है उसको बदल सकता है इलेक्शन कमीशन। जो वफाकी हुकूमत थी उसने अमेंडमेंट ये कर दी कि नहीं, सदर सिरे से दे ही नहीं सकता, ये काम ही सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन विल बी द अथॉरिटी व्हिच कैन बेसिकली इनिशिएट और अनाउंस एन इलेक्शन डेट। वो प्रोक्लेमेशन इज डिफरेंट, वो हम उसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी तरफ मुझे मेरी भी तवज्जो दिलाएगी, और बड़ी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये ओवरलुक हुई है। ये ओवरलुक है, मगर अभी भी अगर सदर साहब चाहें तो क्या दे सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि ये अपनी जगह मौजूद है, डिबेटेबल हो गई है, ये अपनी जगह मौजूद है और ये आइन का हिस्सा है, ये किसी एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, जबकि हुकूमत ने तरमीम एक्ट में की है। कोई भी एक्ट सुपीरियर नहीं हो सकता आइन से। तो अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए, अगर इलेक्शन कमीशन आइन मौजूद है, सदर का इख्तियार मौजूद है, मगर जाती जाती वो जो एक बात ज़ैगम साहब ने आगाज में की थी, पीडीएम के तमाम सियासतदान जाते जाते बार बार ये बावर करा के गए हैं कि तारीख इलेक्शन कमीशन है। कुछ कहना है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारी सूरत हाल के अंदर कंधे उचकाने वाली बात जो है मफरूज़े पे मबनी है। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह के लिए चले जाएं और सब ठीक है। और जिन ये 184(3) के तहत 184(3) के तहत गए ना, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है फैसला कर लेना। नहीं, देखिए, आप दो चीजें बैकवर्ड नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं इलेक्शंस के होने पर और डेट पे, राइट? 184(3) के तहत एक पार्टी चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, और जो गुफ्तगू हमने की है उसमें ये शक और शुबा पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करनी पड़ेगी इन आर्टिकल। सर एक बात मैं इसमें अगर गुंजाइश आप दे दें कि सुप्रीम तशरीह भी हम जब कह रहे हैं तो किस चीज़ की जाएगी? जो सीसीआई का फैसला है उसको नहीं कर सकते। अगर सीसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका फैसला अपनी जगह मौजूद है, हम ये करवाने जो बेसिकली जो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो इसी के ऊपर बेस करती है कि नहीं जी वहाँ पर इलेक्टेड लोग नहीं। मैं समझता हूँ कि उसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल सीसीआई एक आईनी बॉडी है और उसका फैसला प्रिवेल, बिल्कुल सीसीआई का फैसला प्रिवेल करेगा। मामला यहाँ आएगा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त लेगा। कमीशन ने कहा था दिसंबर 2022 में कि 6 महीने लगेंगे जी। हम हल्का बंदी तारीख कोई भी दे, लेकिन उससे पहले हल्का बंदियों का ख्याल है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और इंतहाई अहम मामला है। नई हुकूमत आई है, आवाम के लिए नए बम गिराए जा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने अपने क़याम के पहले ही हफ्ते में मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 17.5 और 20 रुपए इजाफे का ऐलान करते हुए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। रवां माह यानी अगस्त के आगाज के बाद से अब तक मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 37 रुपए 45 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में लगभग 40 रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इजाफे के बाद मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 95 पैसे से बढ़कर 290 रुपए 45 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 273 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के लिए जारी किए गए एलामिये में ये कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा किया गया है। माहिरीन मईशत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है, जो आज ओपन मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। अवाम बेबसी की तस्वीर बन रहे हैं। लोगों के लिए अपने रोज़मर्रा के बजट को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं कि कहीं अवाम के लिए कोई मदद है या नहीं। सवाल इस तरह से, डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म क्या अवाम को रिलीफ देने में बाइख्तियार होंगे? ज़ैगम साहब, जाने वाली मुंतखब हुकूमत ने लिहाज नहीं किया तो निगरान हुकूमत से तवक्को रखें, क्योंकि कहते हैं इख्तियार बहुत है इनके पास। गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? अख्तियार तो बहुत है,
लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, रुपए कहाँ से आएंगे, डॉलर कहाँ से आएंगे? और करता कोई है, भरता कोई है। मिसमैनेज 3 मुसलसल हुकूमतों ने किया। कहानी तो पुरानी है, लेकिन 2018 से लेकर मुस्लिम लीग नवाज़ के आखिरी साल से लेकर पीडीएम हुकूमत के इस पिछले 1.5 साल दौर तक जिस बुरे तरीके से मईशत को मिसमैनेज किया गया, उसकी कीमत गरीब अवाम दे रहे हैं, जिसकी एक झलक आपने बताई। जो रिलीफ पीडीएम की हुकूमत 1.5 साल दे रही थी, उसी रिलीफ के मज़े हमें इस हुकूमत में भी मिलेंगे, और उसकी वजूहात हैं। नवंबर में अगला आईएमएफ का रिव्यू इन्होंने करवाना है, और अगले आईएमएफ का रिव्यू अगर नवंबर में होना है तो नवंबर तक वो तमाम इक़दामात करने हैं, इंतहाई सख्त इक़दामात जो आईएमएफ के मुआहदे में दर्ज हैं। उसके अगले 3 महीने बाद एक और रिव्यू होगा, और इस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास वो गुंजाइश ही नहीं है। वो जो खेल इसहाक डार साहब खेल रहे थे कि 9 महीने तक रिव्यू को ना कराएं और आईएमएफ के प्रोग्राम को जाने दें, उसके बाद एक स्टैंड बाई, जाते जाते स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लें, वो गुंजाइश नहीं है। देखिए, डॉलर इस वक्त आज़ाद है। इसका मतलब ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी, और उसकी एक वजह है। वजह ये है कि डॉलर की आपका जो एक्सचेंज रेट होता है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है महंगाई। सही। अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा है दूसरे मुल्कों की निस्बत, तो आपकी करेंसी ज़्यादा गिरती है दूसरे मुल्कों के मुताबिक। इसी को कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो सागडार साहब कहते थे। उसमें रियल का वर्ड जो है, उसका ये मतलब होता है कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन कितनी है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने डॉलर जा रहे हैं। वो बहरान भी अभी तक जारी है। पेट्रोल की आपने बात की, पेट्रोल के 2 फैक्टर्स होते हैं, बैनुल अक़वामी कीमत और डॉलर की कीमत। बैनुल अक़वामी कीमत भी अभी बढ़ी है, और रुपया जो है वो गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या कैसे रिलीफ, जिसको हम कहते हैं सब्सिडी, सब्सिडी के ना पैसे हैं ना सब्सिडी की इजाज़त है, तो कोई तवक्को आप मत रखें। ठीक है जी, ना सब्सिडी के पैसे ना इजाज़त। मईशत की हालत इफ्तिखार साहब, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत तो बढ़ेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, इलेक्शन का अता पता नहीं। निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है फिर? सारे ही चैलेंज है, मतलब कौन सा चैलेंज नहीं है? मतलब अभी आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है कि डॉलर की कीमत के तो इख्तियार नहीं है कोई भी, तो इख्तियार कहाँ से आएगा जब डॉलर नहीं? देखिए आप, अच्छा डॉलर से पता नहीं हम किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। प्लीज सुनिए जरा, अख्तियार की क्या बात करते हैं? डॉलर है नहीं, अख्तियार का क्या कॉन्सेप्ट? डॉलर आएगा तो फिर मैं सवाल करूंगा कि यार तेरे पास पैसे तो थे, तो तुमने इसको किस अंदाज से इस्तेमाल किया? बेचारे अवाम ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं ना देखी होगी। एक सेकंड है, ये आप यू आर टॉकिंग टू द टेलीविजन, आप कैमरे पे बात कर रहे हो। मैं कैमरे पे बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने आपको डिटेल में समझाई है। एक चीज़ अख्तियार क्या, मेरे पास आप सारे इख्तियार दे दें और पैसा मेरे पास हो ना, तो मैं इख्तियारात को कैसे इस्तेमाल करूँगा जब मेरे पास पैसा ही नहीं है? यानी इस मुल्क के अंदर जो बैरूने मुल्क पैसे आ रहे थे डॉलर, वो भी आने कम हुए, और जो हम यहाँ से चीज़ें बाहर भेज के डॉलर कमा रहे थे वो भी कम हुए। और ये बड़े खौफनाक कमी है, क्योंकि इसमें हमें इजाफा भी हर महीने करना है आईएमएफ के मुताबिक। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह और सही आपके सामने पेश की गई है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हम इसी प्रोसेस से गुजरेंगे, और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हम डॉलर कमाएंगे नहीं तो ये मामला तय नहीं अब होगा। हाँ, आप इतना ताकतवर आदमी ले आएँ कि वो ताकतवर ही ताकतवर नज़र आए आपको, ये नहीं मसला तय ना, ये इक्तिसादी मामला है। सही। इसका मसल पावर से कोई ताल्लुक नहीं। ये है अगर हम अपने इक्तिसादी मामलात को दुरुस्त करने के मूड में हैं, कोई मौजा हो जाए तो अल्लाह जानता है, वो भी होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता कि डॉलर हम कैसे कमाएंगे। जब तक डॉलर नहीं कमाओगे ये भुगतान भुगतना पड़ेगा, और जो पार्टी इसमें शामिल हुई मुझे उसका तो मुस्तकबिल क्लियर समझ आ रहा है कि वो तो है फारक। ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि किस किस्म का नया ढांचा आएगा। मेरा ख्याल है एक ऐसा ढांचा आएगा जो इससे पहले पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि हुकूमत ऐसे नोयत
की हो और ऐसे लोगों में मुश्तमिल हो, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरल जिनके- चेंज होने बिल्कुल स्ट्रक्चर ही नहीं, स्ट्रक्चर तो रखना पड़ेगा ना विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, लेकिन उनकी शक्ल सूरत क्या होगी वो देखनी पड़ेगी। लेकिन डॉलर इज इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। ये जब तक आप नहीं समझोगे ना, ताकत वाकत मसल पावर इज समझ गए जी, समझ गए। एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा इफ्तिखार साहब। बिना डॉलर इख्तियार किसी काम का नहीं, कुछ और गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ये सच है कि पहली निगरान हुकूमत है जिसे इस कदर चैलेंजेस मिले हैं, मगर ये भी सच है कि इस निगरान हुकूमत को भरपूर इख्तियार दिया गया है जो किसी निगरान वज़ीर आज़म के पास नहीं था। मुनीब साहब, मगर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि ये मसल पावर हो या फिर लीगल पावर जो कि इस इख्तियार के साथ दी गई, डॉलर के बगैर किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो कुछ कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये हमें इस पे बहस, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें इस पे शायद करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं इफ्तिखार साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। और जो पिक्चर अभी इस तरह जगम साहब फरमा रहे थे, मैं देखिए, आपके पास कुछ होगा तो आप कुछ करेंगे ना। ये आप जी प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा फ़ैसला ले लें, या जो आने वाले कोई वज़ीर ख़जाना होंगे वो कोई अच्छे फ़ैसले बड़े ले लेंगे। देखिए, ये हमारे मुल्क के बड़े मेजर और स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, और हमारे मुल्क का भट्ठा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हमारे मुल्क का भट्ठा बैठा है पिछले 5 सालों के अंदर। अब वो PMLN की हुकूमत जाते हुए बजट कैसा दे गई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना कर गई, लेकिन फिर उसके बाद जो अरस्तू आए उन्होंने क्या किया, और जो पोस्टर बॉयज़ थे वो किस तरह से फेल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे सामने है। फिर मुझे हैरत इस बात पर हुई कि जब नहायत ही मोहतरम है जनाब इसहाक डार तशरीफ़ लाए, तो ये था कि चीज़ें बहुत टर्न अराउंड होगा, बेहतर हो जाएंगी। बट ऑब्वियसली जो उनके मामलात और जिस तरह से फिर उन्होंने यहाँ तक फरमा दिया कि जियो पॉलिटिक्स का शिकार है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान एक एग्रीमेंट क्रैक नहीं कर पा रहा विद द IMF। वो एंड में क्या हुआ, और शहबाज शरीफ साहब ने लिटरली ही हैड टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, और जिस मुश्किल से और मेरे ख्याल में उन्होंने वो कराया, वो चले, उनको क्रेडिट उस बात का बिल्कुल, इट गोज़ टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने और बड़ी मुश्किल हालात में पाकिस्तान को एक सेविंग ग्रेस मिल गई, एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया। बट अब इशू सिर्फ ये है, देखिए ये मामलात इस तरह से, हमारा कोई क्विक फिक्स नहीं है। वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो शहबाज शरीफ साहब की हो, वो ये निगरान हो, आप इसे पेट्रोल बॉम्ब कहें या आप इसे मुश्किल फैसला कहें, हमारा मसला ये भी है कि हमें मीठी गोलियां खाने की इतनी आदत हो गई है कि हमें बहुत सारी चीज़ें चुभती हैं। देखिए, इस वक्त मैं बड़ा इख्तिसार से बता देता हूँ, हम महंगाई से रो रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बरतानिया की मिसाल ले लें, वहाँ पर पिछला तकरीबन 46 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है फूड इन्फ्लेशन का। इफ्तिखार साहब रहे हैं, हम सब ने ट्रैवल किया है, हर एक को पता है, शहजाद साहब, जैगम साहब, हर एक को पता है कि वहाँ पर जो बेसिक फूड कॉस्ट थी, कुछ एडिबल्स की जो बेसिक चीज़ें थी, उनको उन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा हुआ था। वो यानी दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, बटर, इन चीज़ों को वो ऊपर नहीं जाने देते थे, अंडे, लेकिन वो भी रिकॉर्ड दे कुडंट इवन कंट्रोल दैट, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये कि वहाँ पर इस वक्त पावर का जो प्राइस है, टैरिफ है, वो कहाँ चला गया है, वहाँ गैस प्राइस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं गैस, वो वहाँ पर टैरिफ कहाँ पर चला गया है। और हम आज भी इतने बड़े बड़े घरों में हम गैस जो है वो 1200 रुपये सिर्फ महीने का बिल देते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमें मीठी गोलियाँ खाने की भी आदत हो गई है। द रिच हैज़ टू बी टैक्स्ड, और तब कहीं आपके गरीब आदमी को रिलीज। शहजाद साहब, बिना डॉलर वाकई कुछ नहीं, कि आवाम ये समझ पाएगी, या ये इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? आयशा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बारूदी सुरंगों की बड़ी बात होती है हमारे यहाँ, कि हर जाने वाली हुकूमत जो होती है, आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा जाती है। ये बदकिस्मती से मामला शुरू हुआ 2017 के बाद। PTI के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गई, PTI आने वालों के लिए बिछा गई, PDM के लिए, PDM जाते जाते बारूदी सुरंगें ना सिर्फ माशी बल्कि सियासी, जिसके ऊपर हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, और सामने वाज़ेह होकर आ गया कि जिस किस्म की लेजिस्लेशन हुई है वो कितने मुश्किलात खड़ी कर रही है। उसकी एक और रुख, माशी रुख भी है, जिसके अंदर हमने ये कहा कि इस निगरान हुकूमत को इतना ताकतवर बना दिया गया, और उस लेजिस्लेशन जिस तरीके से की गई उसका फोकस भी इस किस्म का था कि हम सबको ये लगे कि ये इतनी ताकतवर है कि ये कुछ ना कुछ जरूर रिलीफ देगी। और इसलिए आपका सवाल बना कि रिलीफ मिल सकती है कि नहीं, और उसका एक जवाब यह है कि भाई कुछ होगा तो रिलीफ देंगे ना। दूसरा, इसको जो ताकतवर बनाया गया SIFC के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, क्योंकि कोई निगरान हुकूमत पॉलिसी मेजर्स के ऊपर इनिशिएटिव्स नहीं ले सकती, लेकिन SIFC के ऊपर जब बैठेंगे तो इनको कुछ ना कुछ फैसले करने पड़ेंगे, तो वो ताकत देगी SIFC के लिए। ठीक। उसके आगे टैक्सेशन ये नहीं कर सकती, सिवाय उसके जो कि बजट डॉक्यूमेंट पिछले बजट गवर्नमेंट पास करा के गई जून में, उससे उसका जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए जो कुछ कर सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर के मसाइल हैं, और डॉलर दुनिया भर में इस वक्त 12 करेंसियां ऐसी हैं जिसके मुकाबले में डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, और जानी मानी
करेंसियां यूरो और मिसाल के तौर पे स्टर्लिंग और ये इस किस्म की जो करेंसीज हैं, तो पाकिस्तानी रुपये भी उसके अंदर था, पहले ही दबा हुआ था। दूसरी बात, आपने खोल दी, इंपोर्ट्स खोल दी, यानी गवर्नमेंट जाती जाती इंपोर्ट्स खोल गई है कि ये और दूसरा 44 जहाज खड़े थे कराची में बर्थ्स के ऊपर कंटेनरों वाले, उनके लिए इजाजत दे दी गई कि आप बैंकों से पैसे लेके आप कर सकते हैं। तो जब आप बैंकों से पैसे लेके पेमेंट करेंगे, उनकी एलसीज वगैरह जो भी सिलसिला करना होता है पेमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज की, उस वक्त डार साहब ने जिसे कहते हैं कि एनफोर्स किया एक सर्टेन रेट सही के डॉलर इससे ऊपर नहीं जाएगा। जब इस किस्म की, और डॉलर उनके जाने के बाद जो ही वो निकले हैं चला गया, तो अब डॉलर की डिमांड प्राइवेट वो जो है इंपोर्ट्स की वजह से, उन जहाजों की वजह से, और वैसे आ नहीं रहे लेकिन चाहिए बहुत सारे डॉलर्स, इसलिए उसका रेट बढ़ता जा रहा है। और सिमिलरली ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आ सकता है कि रिलीफ, और फिर आईएमएफ की रीजन जो उसकी कंडीशन है वो हमारे सामने बड़ा जिक्र हुआ उसका, उसके अंदर रहते हुए कुछ करना होता है, बजट के अंदर रहते हुए करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा रिलीफ और सब्सिडी की इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ये हुकूमत या कोई और हुकूमत इस तरह का सर एक छोटा सवाल है, क्या डॉलर के बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं? कहा नहीं, जरूरत रहेगी और हमें अपने लिमिटेशंस के अंदर ही चलना है, तो फिर हमें अपने घर को ही दुरुस्त करना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।